Assalamu alaikum students, welcome to our channel Math Kitchen Recipes. In our today lecture we are going to discuss regarding a very important topic of Mathematica, that is the defining a function in Mathematica. अब देखें, आपको पता है कि जब भी हम जो है वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें उसकी बहुत सी शॉर्टकट्स की ज़रूरत होती है। इवन हम MS वर्ड में बहुत सी शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो मैथमेटिका हमें प्रोवाइड करता है कि हम कोई भी फंक्शन उसमें लिख सकते हैं। फॉर सपोज हम x² + x इस तरह का कोई भी फंक्शन लिखें तो अगर हम दोबारा से उसका नेम एंटर करें तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को पिक कर लेता है। इसको क्या कहते हैं? डिफाइनिंग अ फंक्शन। ठीक है, कि हम उसमें फंक्शन फीड कर देते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं, वो खुद ही उसमें सेव हो जाता है। अब देखें, जैसे ही हम सेव और डिफाइन की बात करते हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्लियर का, कि किस तरह से हम उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जब भी हम फीड करेंगे तो उसके साथ ही हमारे पास क्लियर लाजमी हमें करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमारी कैलकुलेशन एरर्स आ जाती हैं। तो ये जो डिफाइनिंग फंक्शन की जो कमांड है वो बेसिकली उसको दोबारा रीयूज़ करने के लिए होती है, कि इसके थ्रू जो है वो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन ऐड, कि हम किस तरह से ऐड करेंगे। ऐड का मतलब है कि हम उसको वैल्यू एक दफ़ा असाइन कर देंगे, जब भी हम उसका नेम एंटर करेंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। फॉर सपोज पहले हम करते रहे हैं कि जब हम x = 2 एंटर करते थे, फिर कोई भी इक्वेशन लिखते थे तो उसमें जो है वो ऑटोमेटिकली x = x एंटर करने पर 2 पिक कर लेता था। इसी तरह से यहाँ पर हम फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि मज़ीद फर्दर कैलकुलेशंस में अगर हमें इसका यूज़ करना है तो हम जस्ट जो है वो f लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू जो है वो पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफाइनिंग अ फंक्शन का जो है वो इसमें जो है वो यूजेज है। और इस जैसे ही हम कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम उसको किस तरह से क्लियर करेंगे। इसके बारे में भी हम फर्दर देखेंगे। सबसे पहले इसको देखें कि ये हमारे पास कुछ तो ऑटोमेटिकली जो है वो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, लेकिन बहुत से फंक्शंस इनबिल्ट नहीं होते हैं, हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम फंक्शन ऐड की बात करते हैं तो सेम टाइम पे क्लियर की भी बात होती है। ठीक है, फॉर सपोज अगर हमने कोई भी फंक्शन ऐड करना है तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले f लिखेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल लिखेंगे और फिर अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर जो है वो हम लगा देंगे। ये आपने कमांड याद रखनी है, जब भी फंक्शन को डिफाइन करना है तो हमारे पास यही वाली कमांड यूज़ होती है। दोबारा से देखें, पहले आपने f लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, फिर आपने जो वेरिएबल उसमें इन्वॉल्व है वो वाला वेरिएबल लिखना है और अंडरस्कोर लगा देना है। इस तरह से इसको कोई भी वैल्यू जब आप असाइन कर देंगे, फॉर सपोज x² + 5 या फिर 2x + 3, इस तरह की कोई भी वैल्यू असाइन कर देंगे तो बाद में जैसे ही हम उसका नेम एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो वाली वैल्यू क्या करेगा? पिक कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर सपोज अगर हमारे पास f(x) = x² हो, इट इज़ यूज टू डिफाइन द फंक्शन f। ये हमारे लिए किस लिए यूज़ होता है? ये हमारे पास फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। और अगर हमने फर्दर इसकी कोई भी कैलकुलेशंस करनी है, फॉर सपोज हमारे पास उसको ऐड करना है किसी दूसरे फंक्शन में, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल फंक्शन वी जस्ट राइट इट्स नेम, और वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा? पिक कर लेगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिफाइन द फंक्शन f। ये वाली जो कमांड है ये किस लिए यूज़ होती है? फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है क्लियर की, कि हम उसको किस तरह से क्लियर करेंगे। एक दफ़ा हमने उसको डिफाइन कर लिया, दोबारा हम उसको क्लियर किस तरह करेंगे? क्लियर करने की भी यही कमांड है कि क्लियर लिखा, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, फिर जिस भी फंक्शन को आपने क्लियर करना है वो वाला फंक्शन हम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जब हम उसको मेंशन कर देते हैं तो हम जस्ट उसी को क्लियर कर सकते हैं। अब अगर हम उसको क्लियर जो है वो देखें, उसी फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी उसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, हम एडेड फंक्शन को क्लियर कर सकते हैं, हम ऐसे फंक्शन को क्लियर नहीं कर सकते जो उसमें ऐड नहीं है। इट क्लियर्स द फंक्शन f। ठीक है, ये आपने इस बात का याद रखना है। उसके बाद बात आती है मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स। आपको पता है वेक्टर्स और मैट्रिसेस आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं मैटलैब में भी। और उसको लिखने का स्टाइल क्या होता है, किस तरह से हम इसको लिखते हैं, आज जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम वेक्टर्स या फिर मैट्रिसेस को लिख सकते हैं थ्रू
मैथमेटिका। सबसे पहले हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में। लिस्ट क्या होती है? कर्ली ब्रैकेट्स में हम नंबर्स को, कुछ भी हमारे पास जो एंट्रीज है उनको लिख देते हैं और कॉमा से जो है वो सेपरेट कर देते हैं। फॉर सपोज ABC लिख दिया तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में आ जाती हैं, तो इसको हमारे पास ये एक लिस्ट बन जाती है। AB लिख लें, ABC लिख लें। अब देखें, अगर हमने उसको सिंपल रो मैट्रिक्स लिखना है तो जस्ट हम क्या करेंगे, एक ही कर्ली ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब देखें, अगर हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है या फिर 2x3 का मैट्रिक्स लिखना है तो डेफिनेटली उसका वे डिफरेंट होगा। फॉर सपोज अगर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखना है, आपको पता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम नहीं होते। इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। इसकी एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर सपोज अगर हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिखना है जिसमें पहली जो है वो हमारे पास A, B है और ये कर्ली ब्रैकेट्स में है, उसके बाद C, D है और ये भी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहली रो के एलिमेंट्स को हम एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिख देंगे। फिर अगर हमने नेक्स्ट रो में मूव करना है तो कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगा के उसके बाद हम दूसरी रो के एलिमेंट्स लिखेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है। इसके अलावा ये तो थी स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जांपल। अगर आपने कोई और मैट्रिक्स जिस तरह से 2x3 का मैट्रिक्स अगर आपने करना है या फिर कोई और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हमने देखना है तो उसको हम किस तरह से करेंगे कि पहले जो है वो हम पहले वाली रो के एलिमेंट्स लिख देंगे। फॉर सपोज 2x3 का मतलब यही है कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे उसमें। तो हम इसमें कर लेंगे कि हमारे पास अगर ABC जो है, आपको पता है कि ये इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है, इस तरह की जो है वो मिस्टेक नहीं करनी। ब्रैकेट्स से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है। ठीक है। फॉर सपोज अगर हम इसी चीज़ को ज़रा ये तो अभी हमने रफली डिस्कस किया था, अब ज़रा हम इसको अच्छे से डिस्कस कर लें। अब देखें, इस तरह की मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी कि आप पहले स्मॉल ब्रैकेट, जिस तरह आपकी हमारी जो है वो डेली लाइफ में प्रैक्टिस होती है मैथमेटिक्स में, आपने ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स में ही एनक्लोज करना है पहली रो के एलिमेंट्स को। फिर जब आपने सेकेंड रो पर मूव करना है कॉमा लगाना है, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। जैसे ही आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको रिप्लेस कर देगा। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल रखना है और ये हमारे पास इस तरह का जो मैट्रिक्स है वो प्रोड्यूस कर देगा। और ये मैट्रिक्स आपको पता है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। अगर आपको ये टर्म याद नहीं होती तो आप इसको 2x3 का मैट्रिक्स कह सकते हैं या फिर जो भी उसका ऑर्डर है वो वाला मैट्रिक्स उसको कह सकते हैं। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इसके इक्वल नहीं होते। यही था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लॉटिंग से रिलेटेड कि किस तरह से हम ग्राफ जो है वो मैथमेटिका में प्लॉट कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को रिवाइज करें और इनको भी देखें ताकि हम नेक्स्ट हमारे लिए आसानी हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक